हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर अवन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस है ये हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव भी है आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट, वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और वो अपने ऑल सब्जेक्ट का नोट्स का कॉम्बो लेना चाहता है, तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के यूरोप का इतिहास 1789 से 1870, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हमारा डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए, क्योंकि स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो भी बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को लेकर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, जो हमारा ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो एक क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, उसको ही हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से और इस टाइप से। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट वर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द एंशिएंट रिजीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक और द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी के प्रादुर्भाव के लिए जो पुरातन व्यवस्था की वित्तीय समस्याएं है वो किस हद तक जिम्मेदार थी, ये हमसे पूछा गया है। कहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है,
to what extent the financial crisis responsible for the outbreak of the French Revolution। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रादुर्भाव के लिए वित्तीय संकट किस हद तक उत्तरदायी था। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 was mainly caused by social, political and economic inequalities। यानी कि स्टूडेंट जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी जो कि हमारी 1789 ईस्वी में हुई थी, ये केवल अचानक हुई एक घटना नहीं थी, इसके पीछे कई सारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। तो स्टूडेंट इनमें जो सबसे ज्यादा तत्काल और विस्फोटक कारण था वो था हमारा पुरातन व्यवस्था का वित्तीय संकट। यानी कि स्टूडेंट ये हमारी आर्थिक असमानताओं में आती थी। तो फ्रांस की सरकार लगातार कर्जे में डूबती जा रही थी, साथ ही उसका जो कर्ज का बोझ था वो सीधे तीसरे स्टेट यानी कि आम जनता पर डाला जा रहा था, जिससे कि स्टूडेंट जो भोग विलास था उस पर खर्च कर रहे थे और जो राजकोष से संकट है वो भी पैदा हो रहा था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द ओल्ड टैक्स सिस्टम, यानी कि राजकोष से संकट और पुराने कर ढांचे की भूमिका को लेकर। तो स्टूडेंट आप इसको एक कहानी के माध्यम से समझिएगा। जो हमारा ये राजकोषीय संकट और पुराना कर ढांचा था इसको आप एक कहानी के माध्यम से समझ लीजिएगा। तो आप मान लीजिएगा एक गांव है जहां पर राजा और जमींदार टैक्स नहीं देते, पादरी भी टैक्स से मुक्त है और पूरा बोझ सिर्फ किसान और मजदूर उठाते हैं। तो ये स्थिति थी हमारी फ्रांस में। तो इन द ओल्ड टैक्स सिस्टम मोस्ट ऑफ द बर्डन फेल ऑन द थर्ड स्टेट कॉमन पीपल, यानी कि स्टूडेंट जो पहला और दूसरा स्टेट था, राजा और कुलीन का जो स्टेट था, जिसे वे कर देने से उनको छूट थी, करों से लगभग ही वे मुक्त थे। लेकिन जो हमारा तीसरा स्टेट था स्टूडेंट जो कि हमारा सामान्य जनता का स्टेट था, जिसमें किसान मजदूर व्यापारी होते थे, तो सारा टैक्स वही देते थे। तो स्टूडेंट मजेदार बात यह थी कि जो टैक्स देने वाला है वो गरीब और पैसे उड़ाने वाला अमीर होता जाता। तो स्टूडेंट राज्य की जो आय थी, जो आमदनी थी, वो युद्ध और शाही खर्चों के लिए अपर्याप्त थी। यानी कि उनके जो शाही खर्च और युद्ध होते थे उनके लिए वो हमेशा कम पड़ जाती थी। तो 1780 के दशक तक जो फ्रांस था वो लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उसकी जो बजट था वो बहुत ही स्थिति में नहीं था, वो कर्ज में डूब रहा था। तो यही था हमारा राजकोषीय संकट और पुराने कर ढांचे की भूमिका। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है रॉयल फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड फेल्ड रिफॉर्म्स, यानी कि शाही वित्तीय नीतियां और असफल सुधार को लेकर। तो इन द 17 to 18 century, finance minister like Turgot, Necker and Calonne tried to implement tax reforms and improve the debt system, but the nobility and the parliaments blocked them। यानी कि स्टूडेंट जब हमारा 70 से 80 का दशक चल रहा था, 1770 से 80 का दशक, तो इस समय पर जो हमारे वित्त मंत्री थे जैसे कि टूगो हो गए, नेकर हो गए, कालोन हो गए, तो इन सभी ने सुझाव दिया कि सब वर्गों पर समान कर लगाओ। लेकिन यहीं पर जो हमारा एक तरीके से कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो आता है। तो यहाँ पर जो हमारे कुलीन और पादरी वर्ग थे स्टूडेंट, वे बोले कि हम टैक्स क्यों दे, ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। तो उन्होंने इसे अवरुद्ध कर दिया। तो कर सुधार न हो पाने के कारण जो वित्तीय संकट था वो और ज्यादा गहरा हो गया। तो संसद और कुलीन वर्ग ने हर सुधार को रोक दिया। नतीजे स्टूडेंट यही हुआ कि जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस था वो बढ़ने लगा, महंगाई भी बढ़ी और जनता का जो गुस्सा था वो भी एक क्रांति की चिंगारी बन गया था। तो यहीं पर से जो हमारी क्रांति की चिंगारी है वो हमारी सुलगने लगती है। तो यही थी हमारी शाही वित्तीय नीतियां और असफल सुधार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सोशल अनरेस्ट, यानी कि वित्तीय संकट और सामाजिक असंतोष का संबंध। तो इन्फ्लेशन एंड फूड शॉर्टेज फर्दर अग्रेवेटेड द पीपल, यानी कि स्टूडेंट जो महंगाई थी, अब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। तो अब रोटी महंगी हो गई थी, मजदूरी कम और टैक्स ज्यादा हो गया था। तो महंगाई और खाद्य संकट ने जनता को ज्यादा परेशान कर दिया। तो जो तीसरा स्टेट यानी कि तीसरा जो खंड था वो उसको लगने लगा कि हम ही काम करें, हम ही टैक्स दे और फैसले कोई और ले। तो उन्होंने राजकोषीय बोझ और आसमान कर प्रणाली उनके खिलाफ अन्याय कर रही है ये उन्हें फील होने लगा। तो द फाइनेंशियल
पॉलिसीज फॉर द किंग टू कन्वेन द स्टेट जनरल विच डायरेक्टली लीड टू स्टार्ट टू द रेवोल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट ये जो असंतोष था ये राजा को मजबूर करता था स्टेटस जनरल की जो हमारी बैठक हुई थी जो कि हमारी 1789 में हुई थी और यहीं से हमारे जो शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, तो यही हमारे सीधे क्रांति की शुरुआत बनी। तो फ्रांसीसी क्रांति की औपचारिक शुरुआत हमारी यहीं से होती है। तो यही थी हमारी वित्तीय संकट और सामाजिक असंतोष का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देख लेते हैं द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द एंशिएंट रिजाइम एंड द बजटरी क्राइसिस वर अमंग द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट क्या केवल वित्तीय संकट ही क्रांति का कारण था? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन ये सबसे एक निर्णायक कारणों में से आप इसको मान सकते हैं। तो पुरानी व्यवस्था की जो वित्तीय समस्याएं थी, असमान जो कर प्रणाली थी, इसी तरीके से शाही फिजूल खर्ची, असफल सुधार, तो इन सब ने मिलकर जो क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी वो तैयार कर दी थी। तो इसीलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो वित्तीय संकट था उसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसका जो जन्म लेने पर उसको मजबूर कर दिया था। यानी कि अन्य सामाजिक और राजनीतिक कारण भी उसके अलावा बहुत सारे थे। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है नेपोलियन वॉज ए ग्रेट सोल्डर बट ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्राइटिकली एग्जामाइन नेपोलियन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। यानी कि जो नेपोलियन था वो एक महान सैनिक था लेकिन एक प्रशासक के रूप में भी महान था। उसके नेपोलियन के आंतरिक सुधारों की आलोचनात्मक परीक्षण हमें करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंड डिड नेपोलियन प्रीवर्स एंड वीकन टेकन प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो नेपोलियन था उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को किस हद तक संरक्षित किया और किस हद तक कमजोर किया, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से 1815 was not only a great soldier of France but also an influential administrator। यानी कि जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट थे ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरा हुआ एक ऐसा नेता था जिसने जो फ्रांस था उसको राजनीतिक अराजकता से निकालकर एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करी। तो उसने कानून बनाए, कानूनी सुधार किए, प्रशासन को सुधारा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया। लेकिन स्टूडेंट क्या उसने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को पूरी तरीके से लागू किया या कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर भी किया, ये हमें बताना है। तो नेपोलियन के जो सुधार थे उसमें दोनों ही रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट ये इनकी हमें जो आलोचनात्मक दृष्टि है वो इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो करते हैं लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स यानी कि कानूनी और न्यायिक सुधार के बारे में। तो स्टूडेंट आप मान लीजिएगा सबसे पहले आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो जहां पर अलग अलग कानून है, हर जगह अलग फैसला होता है, आम आदमी को न्याय नहीं मिलता। तो यही हालत थी उस समय फ्रांस की क्रांति से पहले, जो हमारी फ्रांस था उसकी यही हालत थी। तो सबसे पहला हमारा आता है नेपोलियन कोड 1804 यानी कि हमारा नेपोलियन संहिता 1804। तो प्रोटेक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स यानी कि नेपोलियन ने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा, निजी संपत्ति और अधिकारों की सुरक्षा की उसने बात करी। साथ ही एबोलिनेशन ऑफ प्राइविलेजेशन बेस्ड ऑन बर्थ एंड क्लास यानी कि कानून के समक्ष समानता को उसने बताया। जाति और वंश के आधार पर विशेष अधिकार जो थे उनको उसने खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट पुराने नए ढांचे की जटिलताओं को भी उसने सरल किया। तो कॉम्प्लेक्सिटी टू द ओल्ड जुडिशियल सिस्टम, लेकिन स्टूडेंट इसके कुछ क्रिटिज्म यानी कि इसके कुछ आलोचना भी की है। तो स्टूडेंट आलोचना यही थी कि राइट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लिमिटेड यानी कि महिलाओं के जो अधिकार थे वे बहुत ही ज्यादा सीमित थे, बच्चों के अधिकार सीमित थे। राज्य और परिवार के भीतर पितृ सत्तात्मक नियंत्रण बढ़ा था। तो पिता को परिवार में अत्यधिक अधिकार की बात करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता को कम करता है। यानी कि कानून समान बना लेकिन वो पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक नहीं बन पाया। तो यही था हमारा नेपोलियन संहिता 1804। इसके बाद हमारा सेकंड आता है प्रशासनिक
और सरकारी सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन यानी कि जो केंद्रीकरण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं नेपोलियन के प्रशासन पर। तो जो स्टूडेंट नेपोलियन था वो जानता था कि कमजोर प्रशासन मजबूत देश नहीं बना सकता। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन फ्रांस एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू परफेक्ट्स यानी कि जो केंद्रीकरण की नीति थी उससे पूरे फ्रांस को जिलों में बांट दिया गया, जिससे परफेक्ट्स के माध्यम से प्रशासन किया गया। तो अब हर जिलों में परफेक्ट नियुक्त किए गए, परफेक्ट के माध्यम से प्रशासन किए गए। तो स्टूडेंट इंप्रूव्ड इफिशिएंसी टू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यानी कि कर वसूली और कानून व्यवस्था इससे मजबूत हुई। तो जिससे कि जो परफेक्ट्स थे वे कर प्रणाली और सरकारी विभाग को संभालते थे। तो स्टूडेंट ये पहले शहर जो था वो अपनी मर्जी से चलता था, लेकिन अब पेरिस से आदेश आते थे उस शहर को चलाने के लिए। तो स्टूडेंट इसका फायदा क्या था? इसका फायदा यही था कि काम तेजी से हुआ, लेकिन इसके कुछ क्रिटिज्म यानी कि कुछ आलोचना भी है। आलोचना थी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग वाज लिमिटेड, लोकल ऑटोनॉमी वाज वीकन यानी कि लोकतंत्र और स्थानीय स्वायत्ता जो होती थी वो कमजोर हो गई थी। तो सत्ता राजा से जनता के पास नहीं बल्कि नेपोलियन के हाथ में सिमट गई थी। तो यही थे प्रशासनिक और सरकारी सुधार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि शिक्षा और आर्थिक सुधार को लेकर। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑफिकल्स यानी कि स्टूडेंट जो शिक्षा सुधार थे उसमें उसने सरकारी स्कूल विश्वविद्यालयों की स्थापना, योग्य अधिकारी की और सैनिक इन सभी को प्रशिक्षण किया, इनको तैयार किया। तो स्टूडेंट इस समय पर अगर हम क्रिटिज्म या आलोचना की बात करें तो शिक्षा सभी के लिए समान नहीं थी, उनके लिए समान अवसर पूरी तरीके से नहीं मिले थे और जो सुधारों को जो लाभ था वो पूरी तरीके से मध्यम वर्ग और राज्य से जुड़े लोगों को मिला था, गरीब वर्ग इसमें पीछे रह गया था। तो स्टूडेंट अगर हम आर्थिक सुधार में बात करें तो आर्थिक सुधार में यहाँ पर बैंक ऑफ फ्रांस जो कि वित्तीय स्थिरता और मुद्रा नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था। तो मुद्रा व्यवस्था में स्थिरता लगाई गई, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया और इसका जो फायदा था वो मुख्यतः मध्य वर्ग और सरकार से जुड़े लोगों को मिलने लगा था। तो यही था हमारा शिक्षा और आर्थिक सुधार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स यानी कि फ्रांसीसी कानूनी सिद्धांत पर प्रभाव को लेकर। तो अब सबसे अहम सवाल है कि नेपोलियन ने क्या बचाया। तो प्लीज सर अगर हम संरक्षित की बात करें तो सिविल राइट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जुडिशियल इक्वालिटी यानी कि कानून की समानता, निजी संपत्ति और नागरिक अधिकार, इन सभी का संरक्षण किया हमारे नेपोलियन ने। लेकिन उसने कमजोर किस किस चीज को किया, वीकेंड किस चीज को किया? तो उसने पॉलिटिकल फ्रीडम यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता को वीक किया, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व है उनको कमजोर किया, साथ ही फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीना। यानी कि क्रांति के समाज आदर्श बचे लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता कुर्बान हो गई थी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ फ्रांसीसी कानूनी सिद्धांत पर प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड नॉट ओनली मिलिट्री पावर बट आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल स्टेबिलिटी इन फ्रांस यानी कि स्टूडेंट जो हमारे नेपोलियन थे वे एक महान सैनिक तो थे लेकिन वे एक कुशल प्रशासक भी रहे। तो वे एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे बल्कि उन्होंने फ्रांस को स्थिरता दी, कानून और प्रशासन को मजबूत किया। इसी के साथ उन्होंने सैन्य शक्ति के साथ साथ जो प्रशासनिक और कानूनी स्थिरता है उसको भी स्थापित करा। तो स्टूडेंट उसके जो रिफॉर्म थे उसने पुराने शासन की जटिलता और असमानताओं को हटाया, लेकिन जो लोकतांत्रिक सिद्धांत थे उनको भी उसने कमजोर कर दिया। तो साथ ही उसने सत्ता को केंद्रीकृत किया, स्वतंत्रता को सीमित किया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नेपोलियन है वो एक महान सुधारक तो था, लेकिन उसकी जो शैली थी, उसके जो सुधार थे वे सत्तावादी और केंद्रवर्ती प्रवृत्ति के थे। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है एवैल्यूएट द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 इन द लाइट ऑफ देयर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस।
यानी कि 1848 की क्रांति के तत्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम के बारे में हमें मूल्यांकन करना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 रिप्रेजेंटेड द स्प्रिंग ऑफ द पीपल विच अल्टीमेटली फेल्ड, डिस्कस इन डिटेल द रीजन फॉर दीर फेलियर। यानी कि जो 1848 की क्रांति थी वो जनमानस के वसंत का प्रतिनिधित्व करती थी जो कि पराजित हुआ। इस विफलता के कारण पर हमें प्रकाश डालना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 आर कंसीडर द स्प्रिंग ऑफ द पीपल इन यूरोप। यानी कि स्टूडेंट जो 1848 की क्रांति थी उसको जनमानस का वसंत कहा जाता था, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया सभी ने इस क्रांति में राजनीतिक स्थिरता, लोकतंत्र और सामाजिक सुधार की मांग उठाई। तो हर जगह एक जैसी मांगे थी, राजनीतिक स्वतंत्रता, संविधान, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुधार। तो स्टूडेंट हालांकि जो अधिकांश क्रांतियां थी वे तत्काल असफल रही, लेकिन उनके जो प्रभाव थे वे बहुत ही ज्यादा लंबे रहे। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो हम बात कर लेते हैं इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस यानी कि तत्कालिक परिणाम को लेकर। तो स्टूडेंट आप इसको एक छोटी की स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा किसी शहर में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सरकार घबरा जाती है और कहती है ठीक है संविधान बना देंगे। तो इसी तरीके से हमारा हुआ 1848 में। तो सम स्टेट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन आर टेम्परेरी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि कुछ राज्यों में जो संविधान और अस्थायी लोकतांत्रिक सुधार था वे आने लगे। तो 1848 में स्टूडेंट क्या हुआ, कुछ देशों में संविधान की घोषणा हुई, फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसी तरीके से जो अस्थायी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वे बनने लगी थी। तो मोनार्चीज एंड ओल्ड रूलर सुप्रेस द रेवोल्यूशन यूजिंग मिलिट्री फोर्स, यानी कि स्टूडेंट जैसे ही जो शासक थे उन्होंने अपनी सेना मजबूत करी, वैसे ही जो क्रांति है उनको दबा दिया गया। तो राजशाही फिर मजबूत हुई, सामाजिक समस्या बनी रही और जनता निराश हो गई। तो आर्थिक और सामाजिक असंतोष कम नहीं हुआ, जनता को पूरी तरह संतोष नहीं मिल पाया। तो ये तो हमारे तत्कालिक परिणाम थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस यानी कि दीर्घकालिक परिणाम के बारे में। तो स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड नेशनलिज्म इन जर्मनी एंड इटली, यानी कि स्टूडेंट जो हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना थी और राष्ट्रवाद था उसको एक तरीके से मजबूती प्रदान हुई जर्मनी और इटली में। तो स्टूडेंट 1848 ने लोगों को सिखाया कि बिना एकता आजादी नहीं मिलती। तो जर्मनी और इटली में राष्ट्र भावना तेज हुई, आगे चलकर यही हमारे एकीकरण का आधार भी बनी। तो स्टूडेंट जो राजनीतिक जागरूकता थी, तो जनता को अधिकारों का ज्ञान होने लगा, जो संसदीय व्यवस्था या संविधान की मांग थी वो और ज्यादा मजबूत होने लगी, और मध्य वर्ग और जो हमारे श्रमिक वर्ग थे उनको सामाजिक और राजनीतिक चेतना उनकी बढ़ने लगी थी। तो भले ही आज हारे लेकिन भविष्य की तैयारी यहीं से शुरू हुई। तो यही थे हमारे दीर्घकालिक परिणाम। इसके बाद थर्ड हमारा आता है रीजंस ऑफ फॉर फेलियर्स, यानी कि हमारा जो विफलता के कारण है उनको हम देख लेते हैं। तो विफलता के कौन कौन से कारण थे, तो लक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन अमोंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। तो स्टूडेंट 1848 की क्रांति क्यों असफल हुई, तो सबसे पहले जो कारण आता है वो आता है क्रांतिकारियों में एकता की कमी के होना। तो जो मजदूर वर्ग था वो तो आर्थिक सुधार चाहते थे, लेकिन जो मध्य वर्ग था वो राजनीतिक अधिकार चाहते थे। तो स्टूडेंट इसीलिए जो क्रांतिकारी समूह थे उसमें एकता और संगठन का अभाव था, क्योंकि सबके लक्ष्य वो अलग अलग थे। इसी के बाद सेकंड आया कि कोई भी मजबूत केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं था, योजनाबद्ध रणनीति नहीं थी। तो इसी कारण भी जो हमारी ये क्रांति थी ये हमारी असफल हुई। तो राज्य और सरकारों ने सैन्य शक्ति का प्रयोग करके क्रांतियों को कुचला। तो राजा के पास प्रशिक्षित सेना थी, हिंसा से आंदोलन दबा दिए गए। फोर्थ आता है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल इनइक्वालिटीज लिमिटेड पॉपुलर सपोर्ट, यानी कि अगर आप देखें बेरोजगारी, महंगाई, जनता, इन सभी के लिए लंबे संघर्ष के लिए जो जनता थी वो तैयार नहीं थी। तो इन सभी ने जनता के समर्थन को सीमित कर दिया। इसके बाद अगर हम मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग के विरोधी हितों के बारे में बात करें तो उन्होंने सामूहिक कार्रवाई को मजबूर कर दिया, क्योंकि उनके जो लक्ष्य थे वे दोनों के अलग अलग थे। तो ये सभी कारण थे हमारे 1848 की क्रांति के विफलता के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देख लेते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 फेल्ड इन द शॉर्ट टर्म बट दे स्ट्रेंथन पॉलिटिकल कॉन्सिस्टेंस एंड नेशनलिज्म अमंग द
प्योपिल, यानी कि स्टूडेंट जो 1848 की क्रांति थी वो व्यर्थ नहीं गई। ये जो क्रांति है ये हमें सिखाती है सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि जो हमारे संगठन, जो हमारा आर्थिक स्थिरता और जो नेतृत्व है उससे भी बदलाव आ सकता है। तो 1848 ने हमारे राष्ट्रवाद की नींव रखी, लोकतंत्र की सोच को मजबूत किया और भविष्य के आंदोलनों को दिशा कर दी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विफलता के बावजूद भी जो 1848 की क्रांति है वो यूरोपीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिशा के रूप में देखी जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी में जो यूरोप महाद्वीप पर औद्योगिकरण के विभिन्न प्रतिरूप है उनके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, क्राइटिकली एग्जामाइन द वेरियस पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के जो विभिन्न औद्योगिकरण के प्रारूप थे उनके बारे में ही हमें बताना है। यानी कि जो दोनों क्वेश्चन है वे सेम ही है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इन द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप ब्राउट प्रोफाउंड चेंजेस टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा 19वीं शताब्दी था उसमें जो औद्योगिकरण था उससे यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसका समाज और उसकी जो राजनीति थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। तो ये जो बदलाव था ये हर देश में एक जैसा नहीं था, हर देश में ये अलग अलग था। तो स्टूडेंट कहीं पर उद्योग तेजी से बढ़े, कहीं पर धीरे धीरे बढ़े, तो कहीं पर आज भी कृषि प्रधान समाज बना रहा। तो इसीलिए जो इतिहासकार है वो इसे औद्योगिकरण के विभिन्न प्रतिरूप कहता है, क्योंकि इस दौर में जो यूरोप था उसमें उद्योग, श्रम पूंजी और तकनीकी नवाचार के आधार पर परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि हमारे मुख्य भाग को आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का औद्योगिकरण को लेकर। तो स्टूडेंट जो सबसे पहले कहानी शुरू होती है वो होती है हमारे ब्रिटेन से। तो स्टूडेंट मान लीजिएगा एक देश के पास कोयला, लोहा, पूंजी, समुद्री व्यापार सब कुछ है। तो यही था हमारा ब्रिटेन की फीचर्स। अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कि मशीन आधारित उत्पादन यहाँ पर होता था, कारखानों का विकास होने लगा, कपड़ा उद्योग में क्रांति होने लगी, साथ साथ जो लोहे और कोयले के उपयोग में अग्रणी था वो हमारा ब्रिटेन ही था। तो स्टूडेंट जहां पर 10 साल, जहां पर पहले 10 लोग काम करते थे, अब जो मशीनें हैं वही काम 10 गुना तेजी कर रही थी। तो स्टूडेंट इसका निष्कर्ष या आप एक तरीके से नतीजा कह सकते हैं वो क्या हुआ, तो इससे जो ब्रिटेन का औद्योगिकरण था वो तेज हुआ, केंद्रीकृत हुआ, लेकिन इससे जो सामाजिक प्रभाव था वो गहरा हुआ, क्योंकि इसमें मजदूरों का शोषण हुआ, झुग्गियों और गंदी बस्तियां बसाई गई। तो यही था हमारा ब्रिटेन का औद्योगिकरण। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी एंड फ्रांस, यानी कि पश्चिमी यूरोप, जर्मनी और फ्रांस को लेकर। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम फ्रांस और जर्मनी पर। तो सबसे पहले हम जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑक्यूर्ड इन ए डिलेड मैनर, यानी कि औद्योगिकरण विलंबित रूप से जर्मनी में हुआ। औद्योगिकरण की जो शुरुआत है वो बहुत ही देरी से हुई, राज्य की भूमिका इसमें मजबूत हुई, बैंक और निवेश पर जोर दिया गया। तो ये तो जर्मनी की स्थिति थी। तो स्टूडेंट जैसे सरकार ने खुद रेलवे उद्योग और बैंकिंग को बढ़ावा दिया, तो इसलिए जो जर्मनी है वो धीरे धीरे एक औद्योगिक महाशक्ति बन गया था। तो ये तो जर्मनी थी। अब हम बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस में अगर हम देखें बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि स्टूडेंट जो फ्रांस था उसमें कृषि और उद्योग में संतुलन दिया गया था, छोटे उद्योगों की अधिकता थी, साथ ही तकनीकी नवाचार बहुत ही ज्यादा सीमित था, लेकिन कृषि और शहरों में विकास हुआ था। तो फ्रांस में धीमी थी लेकिन स्तर औद्योगिक प्रगति हुई। तो यही थे हमारा उस समय की जर्मनी और फ्रांस की स्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है साउदर्न एंड ईस्टर्न यूरोप के लेकर, यानी कि दक्षिण और पूर्वी यूरोप को बात कर लेकर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज रिलेटिव स्लो, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो दक्षिणी और पूर्वी यूरोप था यहाँ पर
पर पूंजी की कमी थी और साथ ही यहाँ पर तकनीक का अभाव था और समानती व्यवस्था भी यहाँ पर मजबूत नहीं थी। तो जिस कारण जो औद्योगिकरण था वो बहुत ही धीमा था, आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन था और परंपरागत उत्पादन प्रणाली का प्रभुत्व यहाँ पर था। तो यहाँ पर स्टूडेंट कृषि आधारित समाज था, छोटे कुटीर उद्योग थे, बड़े उद्योगों की यहाँ पर कमी थी। तो अगर जैसे आप उदाहरण में देखें, हमारे रूस हो गया, बाल्कन के क्षेत्र हो गए, तो यहाँ पर ये सभी हमारे दक्षिण और पूर्वी यूरोप के क्षेत्र थे। तो यहाँ पर जो औद्योगिकरण था वो धीमी था, लेकिन उसकी जो सीमित थी वो दायरे में रही। तो यही थी दक्षिण और पूर्वी यूरोप। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है क्राइटिकल एवल्यूशन, यानी कि हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन को लेकर। तो अब सवाल है कि क्या औद्योगिकरण सिर्फ फायदे ही लाया? तो स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, जो औद्योगिकरण था उसने हमारे आर्थिक वृद्धि और तकनीकी को तो लाया, तो उत्पादन उसने बढ़ाया, तकनीकी विकास किया, आर्थिक वृद्धि किया, लेकिन साथ ही उसने श्रमिकों की दुर्दशा को बुरा किया, सामाजिक असमानता स्थापित करी, बाल श्रम को स्थापित किया और शहरी समस्याएं भी उसने बढ़ाई। यानी कि स्टूडेंट, जो औद्योगिकरण था उसने यूरोप को अमीर बनाया, लेकिन समाज को पूरी तरीके से वो खुश नहीं कर पाया। तो विभिन्न देशों में जो राज्य की नीति, संसाधन की उपलब्धता और बाजार की संरचना थी, इन सभी ने औद्योगिकरण के प्रतिरूप निर्धारित किए थे। तो यही था हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देख लेते हैं, इन द 19th सेंचुरी द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफर अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि स्टूडेंट, जो 19वीं शताब्दी में यूरोप था वो औद्योगिकरण का कोई एक मॉडल नहीं था, बल्कि उसमें जो ब्रिटेन था वो तेज और केंद्रीकृत था, और जो फ्रांस था वो संतुलित और धीमा था, लेकिन जो जर्मनी था वो राज्य समर्थित था, और जो दक्षिणी और पूर्वी यूरोप था वो कृषि प्रधान था। तो इसी तरीके से जो औद्योगिकरण था वो आर्थिक विकास तो लाया, लेकिन जो सामाजिक समस्या है स्टूडेंट, जो श्रमिक वर्ग की समस्याएं थी उनको वो पैदा करके चला गया। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट करेंट्स ऑफ सोशलिज्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो समाजवाद की विभिन्न धाराएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, एग्जामाइन द अर्ली सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ सेंट सिमोन, चार्ल्स फोरियर एंड रॉबर्ट ओवन। यानी कि सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन के जो प्रारंभिक समाजवादी विचार है उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म मेजर सोशल इनइक्वालिटीज। यानी कि स्टूडेंट, जो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था उसमें औद्योगिकरण और पूंजीवाद के कारण जो हमारे मजदूरों का शोषण था वो बहुत ज्यादा होने लगा, अमीर गरीब की जो खाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा आ गई थी। तो स्टूडेंट, इन समस्याओं के समाधान के रूप में जो समाजवाद की विभिन्न धाराएं है वे सामने आई। तो इसके 3 प्रमुख विचारक रहे, फर्स्ट सेंट साइमन, सेकंड चार्ल्स फूरियर और थर्ड हमारे रॉबर्ट ओवेन। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम करते हैं सेंट साइमन की। तो सेंट साइमन के अगर हम की आइडियाज यानी कि मुख्य विचार देखें तो सोसाइटी शुड बी लीड बाय कैपेबल टेक्निकल एंड साइंटिफिक इलाइट। यानी कि स्टूडेंट, आप मान लीजिएगा किसी देश का जो नेता था वो राजे की जगह वैज्ञानिक और इंजीनियर करे, तो यही सोच थी हमारे सेंट साइमन की। तो उन्होंने समाज का नेतृत्व योग्य और तकनीकी वर्ग करे ये बोला, साथ ही उन्होंने उद्योग और विज्ञान से समाज का कल्याण की बात करी। तो परजीवी वर्ग स्टूडेंट, जो आलसी या कुलीन वर्ग था उसका इन्होंने विरोध किया। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ, एम्फेसिस ऑन लेबर एंड प्रोडक्शन इन सोसाइटी, साइंटिफिक अप्रोच टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की शुरुआत इस समय पर होने लगी थी, जो कि श्रम और उत्पादन की भूमिका पर जोर दे रही थी और सामाजिक संगठन की वैज्ञानिक दृष्टि को प्रस्तुत कर रही थी। तो यही थे हमारे सेंट साइमन के विचार। इसके बाद सेकंड हमारे आता है चार्ल्स फूरियर। यानी कि जो हमारे चार्ल्स फूरियर जी थे उनके की आइडियाज यानी कि मुख्य विचार के बारे में अगर हम बात करें तो फूरियर का मानना था स्टूडेंट, इंसान तब खुश होता है जब वह मन से काम करता है।
तो स्टूडेंट उन्होंने फलास्टी का विचार दिया। तो स्टूडेंट लाइफ बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड कम्युनिटी, यानी कि स्टूडेंट समानुभूति और समुदाय आधारित जीवन की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि छोटे समुदाय हो, साझा श्रम और एक तरीके से साझा जीवन होना चाहिए, काम में रुचि और स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव यही हुआ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सहयोग का संतुलन हुआ। तो आप समझिएगा एक ऐसा गांव जहां पर सब मिलकर काम करे और कोई शोषण ना हो। तो यही था हमारा एक तरीके से चार्ल्स फूकियर का विचार। तो इनकी आलोचना यही थी कि जो ये विचार था ये तो बहुत ज्यादा सुंदर था, लेकिन ये व्यवहार में बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे चार्ल्स फूरियर। इसके बाद थर्ड हमारे आते हैं रॉबर्ट ओवेन, यानी कि उनके की आइडियाज, उनके मुख्य विचार को लेकर अब हम बात कर लेते हैं। तो ये आता है सबसे व्यवहारिक समाजवादी पर। तो स्टूडेंट ओवेन खुद एक कारखाना मालिक थे, लेकिन उसने कहा अच्छे मजदूर अच्छा उत्पादन करते हैं। तो रिफॉर्म्स फॉर वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि कारखानों और उद्योगों के श्रमिकों के लिए सुधार की उन्होंने बात करी। उन्होंने काम के घंटे कम करने को कहा, बच्चों से मजदूरी बंद करने के लिए कहा और साथ ही मजदूरों के लिए शिक्षा की प्रावधान उन्होंने की। तो स्टूडेंट स्वच्छ आवास की भी उन्होंने बात करी। तो शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर उन्होंने जोर दिया। इसका इम्पैक्ट या प्रभाव ये हुआ, लेड द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड वर्कर वेलफेयर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि स्टूडेंट जो औद्योगिक समाज था उसमें मानवीय मूल्य और श्रमिक कल्याण की नींव की वजह से रखी गई। तो अगर आप देखें उदाहरण न्यू लेनार्क, यानी कि स्कॉटलैंड तो था, तो यहाँ पर जो मजदूरों का जीवन था वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया था। तो इसलिए ओवेन को कल्याणकारी समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे रॉबर्ट ओवेन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा क्राइटिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर आता है। तो आलोचनात्मक दृष्टि में हम देखेंगे दीज आइडियाज फोकस ऑन एड्रेसिंग कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटीज एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इन समाजवादियों ने पूंजीवादियों की बुराइयों को पहचाना और औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव के समाधान पर ये केंद्रित थे। तो स्टूडेंट इनके कुछ सीमाएं भी थे, लिमिटेशन भी थे, जैसे कि राजनीतिक शक्ति की कमी होना, साथ ही बड़े पैमाने पर लागू करना कठिन था, क्रांति की जगह सुधार पर इन्होंने जोर दिया। तो इसीलिए इन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आलोचनात्मक दृष्टि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अर्ली सोशलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इंडिकेटेड डायरेक्शन फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारा 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक समाजवाद थे वे औद्योगिक समाज की समस्याओं को समाज उन्होंने पहचाना और उन्होंने उसके सुधार की दिशा दिखाई। तो जो सेंट साइमन थे उन्होंने तो वैज्ञानिक दृष्टि दी, फूरियर ने सामुदायिक जीवन के सपना दिखाया और जो ओवेन थे उन्होंने मजदूर कल्याण को व्यवहार में उतारा। तो भले ही ये जो विचार है ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आधुनिक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की नींव रख दी थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन बिटवीन 1815 एंड 1871 इन द कॉन्टेक्स्ट ए द जोवलियन एंड बी वॉर एंड डिप्लोमेसी, यानी कि 1815 से 1871 की अवधि जो थी उसमें जर्मन के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में हमें बताना है, विशेषकर जोलवेरेन और युद्ध और कूटनीति के संदर्भ में। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है व्हाट वाज बिस्मार्क रोल इन द अनफ्लेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी जो 3 क्वेश्चंस है गिववे के वे पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट चलिए अब जो हमारे जो गिववे के क्वेश्चंस है वे मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है जर्मनी के आर्थिक एकीकरण के लिए बनाए गए कस्टम यूनियन का क्या नाम था। तो जर्मनी एकीकरण के लिए जो हमारा
आर्थिक एकीकरण के लिए जो कस्टम यूनियन बनाया था उसका नाम क्या था आपको बताना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है ब्लड एंड आयरन की नीति किस नेता से संबंधित है। तो जो हमारी ब्लड एंड आयरन की नीति है वो हमारी किस नेता से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है 1815 में यूरोप की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए आयोजित सम्मेलन को क्या कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसने 1815 में यूरोप की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया था, ये आपको बताना है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि गिववे के मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर 6 पे। तो आंसर नंबर 6 की शुरुआत स्टूडेंट हम हमारे जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा परिचय है, उससे ही कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हम देखेंगे आफ्टर द नेपोलियन वॉर्स इन 1815 द कांग्रेस ऑफ वियना डिवाइडेड जर्मनी इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। यानी कि 1815 में नेपोलियन युद्ध के बाद वियना कांग्रेस ने जर्मनी को कई छोटे राज्यों में विभाजित किया था। तो स्टूडेंट 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस हुई जिसका मकसद था यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाना। तो स्टूडेंट इस समय जर्मनी को 39 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था और इनमें जो हमारा ऑस्ट्रिया और प्रूशिया था वो सबसे शक्तिशाली थे। तो इसी समय जो जर्मन लोग थे उनके मन में एक नई भावना जन्म ले रही थी, वो थी हमारी नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का। तो स्टूडेंट इस समय 1871 तक जर्मनी राज्यों का एकीकरण धीरे धीरे होने लगा। तो जो जर्मनी का एकीकरण था वो 3 बड़े चरणों में पूरा हुआ था। फर्स्ट आर्थिक एकीकरण जिसे हम जोलवेरिन कहते हैं, सेकंड सैन्य एकीकरण जिसे हम युद्धों के जरिए देखते हैं, और थर्ड हमारा राजनीतिक एकीकरण जिसे हम बिस्मार्क की कूटनीति भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक स्टेज जोल वेरिन यानी कि जोल वेरिन का आर्थिक चरण को लेकर। तो स्टूडेंट अब जरा एक आम व्यापारी की कल्पना आप कीजिए, मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाऊं तो हर सीमा पर टैक्स देना पड़े, मुनाफा तो दूर लागत भी नहीं निकलती। तो यही समस्या थी जर्मन राज्यों की। तो जोल वेरिन क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले आप उसको समझिएगा। तो इन 1834 ए यूनाइटेड कस्टम्स यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड अमंग वेरियस जर्मन स्टेट्स। यानी कि 1834 में विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच एकीकृत कस्टम यूनियन स्थापित। तो 1834 में प्रूशिया के नेतृत्व में एक कस्टम यूनियन बना जिसका नाम था जोल वेरिन। तो स्टूडेंट इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या था, तो रिमूव बैरियर्स टू इंटरनल ट्रेड यानी कि राज्यों के बीच जो टैक्स है उसको हटाना, आंतरिक व्यापार की बाधाएं हटाना, साथ ही आंतरिक व्यापार बढ़ाना, आर्थिक सहयोग और निर्भरता को बढ़ाना। और स्टूडेंट ये तो इसके लक्ष्य थे। अगर हम इसके इम्पैक्ट या प्रभाव की बात करें तो इकोनॉमी यूनिटी लेड द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल अनयूनिफिकेशन। यानी कि स्टूडेंट इसके प्रभाव थे कि जो व्यापारी थे वे खुश हुए, उद्योग भी बढ़े और रेलवेज और बाजार विकसित हुए। तो आर्थिक एकता ने राजनीतिक एकीकरण के लिए नींव रखी। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यही थी कि जब लोग आर्थिक रूप से जुड़ गए तो राजनीतिक एकता का रास्ता अपने आप ही खुल गया। तो ऑस्ट्रेलिया को जोलवेरिन से बाहर रखा गया था। यह पुरुषे की पहले बड़ी कूटनीतिक जीत थी। तो स्टूडेंट यही थी हमारी जोलवेरिन का आर्थिक चरण। इसके बाद सेकंड हमारा जो आता है वो आता है पॉलिटिकल अनिफिकेशन थ्रू वॉर एंड डिप्लोमेसी, यानी कि युद्ध और कूटनीति के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण को लेकर। तो स्टूडेंट अब कहानी में एंट्री होती है हमारे ओटो वन बिस्मार्क की, जो कि प्रूशिया का चांसलर था। तो सेकंड स्केज होलिस्टीन वॉर 1864 ज्वाइंट एक्शन बाय प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट डेनमार्क, यानी कि द्वितीय स्लेस्विंग होलिस्टीन युद्ध 1864 में स्टूडेंट हुआ था। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको समझिएगा। तो स्टूडेंट जो बिस्मार्क का सिद्धांत था वो कहता था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं बल्कि ब्लड एंड आयरन यानी कि लोहे और खून से होगा। तो उसने 3 निर्णायक युद्ध लड़े। सबसे पहला 1864 का द्वितीय होल्स्टीन युद्ध जिसे हम डेनमार्क युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट इसमें मुद्दा क्या था, इसमें मुद्दा था स्लेस्विंग और होलिस्टीन के बीच। तो यहाँ पर जो आप ऑपोजिट साइड में देखें तो यहाँ पे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे और
डेनमार्क एक तरफ थे। तो जीत यहाँ पर हुई जर्मन जनता में उत्साह की, तो डेनमार्क पर प्रेशरिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त करवाई। इसके बाद सेकंड है ओटो पोर्शियन वॉर 1840 वो 1866 यानी कि ऑस्ट्रिया प्राशिया युद्ध। तो स्टूडेंट इसमें असली टकराव हुआ, ऑस्ट्रिया पर प्राशिया की जीत हुई। जर्मनी में उत्तर संघ की जर्मन संघ की स्थापना हुई, तो सिर्फ 7 हफ्तों में पुरुषों की जीत हो गई थी। ऑस्ट्रिया जर्मन राजनीति से बाहर हो गया था। नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेंस की स्थापना हो गई थी और पुरुषिया बना नेता था। तो स्टूडेंट यही था हमारा ऑस्ट्रिया प्राशिया युद्ध। इसके बाद थर्ड हमारा आया फ्रांसो पुर्शियन युद्ध यानी कि फ्रांको पार्शिया युद्ध। तो ये डिसीव्ड इन यूनिटिंग द सॉर्थर्न जर्मन स्टेट्स यानी कि बिस्मार्क की जो कूटनीति थी, फ्रांस से जो ये युद्ध छेड़ा था और जर्मन राज्य को एकजुट सेना थी, तो ये सभी हमारे फ्रांको पुर्शियन युद्ध में हुई थी। तो जीत के बाद 1871 में वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई और विलियम फर्स्ट बने थे इस समय के सम्राट। तो बिस्मार्क की स्टूडेंट यही भूमिका रही कि रियल पॉलिटिकल के तहत राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य उपायों का उपयोग इसने किया। युद्ध और समझौते के माध्यम से प्रेशर के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण हो पाया। तो स्टूडेंट रियल पॉलिटिक व्यावहारिक राजनीति थी, युद्ध और समझौते इनके बीच में हुई, राष्ट्रवाद का रणनीतिक उपयोग भी इन्होंने किया। तो लिखता स्टूडेंट इसमें यही सीमा थी कि यहाँ पर लोकतंत्र को सीमित रखा गया और सत्ता राजा और सेना के हाथ में कर दी गई थी। तो यही थे हमारे युद्ध और कूटनीति के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्राइटिकल पर्सपेक्टिव यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर। तो द जोल्वेरिन इंक्रीज इकोनॉमिक यूनिटी बट पॉलिटिकल यूनिटी हैड टू बी इम्पोज थ्रू पावर एंड वॉर। यानी कि स्टूडेंट जो जोल्वेरिन था उसने मजबूती आर्थिक आधार तो दिया, लेकिन जो राजनीतिक एकीकरण था उसको युद्ध द्वारा थोपा गया था। तो यहाँ पर जनता की सीधी भागीदारी सीमित रही, साथ ही यहाँ पर जो बिस्मार्क की रणनीति थी वो सफल रही, लेकिन उसका जो लोकतांत्रिक और सामाजिक पहलू था उन बहुत ही कम रखा गया था। तो एकीकरण सफल था लेकिन लोकतांत्रिक नहीं था। तो यही था हमारा आलोचनात्मक दृष्टि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं बिटवीन 1815 एंड 1871 जर्मन यूनिफिकेशन ओक्यूर्ड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेज। यानी कि जो 1815 से 1871 का समय था उसमें जो जर्मनी का एकीकरण था वो 3 चरणों से हुआ था, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य। तो स्टूडेंट जोल वेरेन ने नींव रखी और युद्धों ने रास्ता साफ किया और बिस्मार्क ने इस लक्ष्य को पूरा किया। तो जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, उसका एकीकरण तो हो गया लेकिन ये राजनीतिक सत्तावादी मॉडल पर आधारित था जिसमें कि जो लोकतंत्र था वो बहुत ही सीमित था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज अचीव थ्रू वॉर्स, ट्रीटीज, फॉरेन असिस्टेंस, नेशनल आइडल्स एंड फॉर्चून कमेंट। यानी कि स्टूडेंट इटली का जो एकीकरण था वो युद्ध, संधियों, विदेशी मदद, राष्ट्रीय आदर्शों और सौभाग्य से हुआ था। इस बात पर हमें टिप्पणी करनी है। यहीं पर स्टूडेंट हमसे अथवा या और करके पूछा गया है To what extent did the old order get restored in Europe by the Vienna State Settlement of 1815? यानी कि स्टूडेंट 1815 में जो वियना समझौता था उसके दौरान यूरोप में पुरानी व्यवस्था किस हद तक बहाल हुई थी वो हमको बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखें इन द 19th सेंचुरी यूरोप विटनेस पॉलिटिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट 19वीं सदी का जो यूरोप था उसमें 2 बड़ी ताकतें उभरी थी। फर्स्ट हमारा राष्ट्रवाद और सेकंड हमारा उदारवादी विचार। तो स्टूडेंट नेपोलियन युद्धों के बाद जो 1815 था उसमें वियना कांग्रेस ने राजशाही और पुरानी व्यवस्था को लौटाने की कोशिश करी। तो इटली और जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास सामने आया और 1815 में कांग्रेस ने नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में पुरानी संतुलित व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करा। तो स्टूडेंट इस समय जो
जनता का मन था वो बदल चुका था और इसी टकराव से जन्म लेते हमारा इटली का एकीकरण और आगे चलकर जो जर्मनी का एकीकरण है वो भी इसी के बेस पे हुआ था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं अनिफिकेशन ऑफ इटली यानी कि इटली के एकीकरण को लेकर। तो वॉर्स एंड मिलिट्री मेजर्स यानी कि युद्ध और सैन्य उपाय सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इटली कोई एक देश नहीं था बल्कि उत्तर में ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, बीच में पोप का शासन था और दक्षिण में अलग राज्य था। तो स्टूडेंट वॉर्स बाय सार्डिनिया पिडमेंट एंड इट्स प्रोविंस यानी कि सार्डिनिया पिडमेंट और प्रांतों के युद्ध इसमें हो रहे थे। इसी के साथ साथ 1869 में ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध हुए। 1860 में गारिबाल्डी की अभियान हुई जो कि दक्षिणी इटली में हुई थी। संधिया और विदेश सहायता हुई जैसे कि फ्रांस के साथ गठबंधन होने लगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समर्थन हुआ। तो स्टूडेंट सिर्फ आप एक तरीके से कह सकते हैं जो कैवूर था वो समझ गया था कि इटली अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए उसने फ्रांस से गठबंधन किया, ऑस्ट्रेलिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया और ये जो कूटनीति थी ये इटली की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इसके बाद सेकंड आया हमारा राष्ट्रीय आदर्श और आंदोलन को लेकर। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे आते हैं गैरीबाल्डी जी हो गए जो कि रेड शर्ट्स के साथ आते हैं। तो 1860 में दक्षिणी इटली पर उन्होंने हमला किया। इसका परिणाम स्टूडेंट क्या हुआ? इसका परिणाम यही हुआ कि सिसिली और नेपल्स मुक्त हो गए, जनता का समर्थन बढ़ा और गैरीबाल्डी ने सत्ता राजा को सौंप दी थी। तो मैजिनी और गैरीबाल्डी के विचारों से जन सामान्य में जो राष्ट्रवाद की चेतना है वो फैली। तो ये दिखाता है कि जन आंदोलन और राष्ट्रवाद एकीकरण की आत्मा थे। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय आदर्श और सौभाग्य की, तो सौभाग्य में अगर हम देखें तो मैजिनी के विचारों ने लोगों को जोड़ा, युद्ध में सफलता प्राप्त हुई सही समय पर, साथ ही विदेशी शक्तियों की जो परिस्थितियां थी वे अनुकूल हो गई, विदेशी हस्तक्षेप और अवसरों का सही उपयोग हुआ। तो इसे इतिहास में कहा गया फॉर्च्यून फेवर्ड इटली यानी कि हमारा जो इटली है वो सौभाग्य से एकीकरण हुआ उसका। तो यही था हमारा इटली का एकीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है वियना सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड ऑर्डर यानी कि वियना समझौते और पुरानी व्यवस्था को लेकर। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो स्टूडेंट फ्रांस और अन्य शक्ति द्वारा राजशाही की बहाली, सत्ता का संतुलन इसका मुख्य उद्देश्य था। तो नेपोलियन द्वारा इसके गए जो परिवर्तन था उनको उलटना भी इसका उद्देश्य था। लेकिन सफलताएं कितनी मिली उसको देख लेते हैं। सफलता में यूरोप में राजशाही और पुरानी सत्ता संरचना कुछ समय तक बनी रही लेकिन उसके बाद वो समाप्त हो गई। तो यही थे इसके कुछ मुख्य उद्देश्य। लिमिटेशन यानी कि सीमाएं की अगर हम बात करें तो जनता में राष्ट्रीय चेतना और लोकतांत्रिक आंदोलन बढ़ रहे थे। भविष्य के क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार तैयार हुआ। तो यही था हमारे वियना समझौते और पुरानी व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि द अनिफिकेशन ऑफ इटली वाज मेड पॉसिबल थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉर, ट्रीटीज, फॉरेन कोऑपरेशन एंड नेशनल आइडल्स यानी कि जो इटली का एकीकरण है वो युद्ध, संधि, विदेश सहयोग और राष्ट्रीय आदर्शों इन सभी के मेल से संभव हुआ है। तो वियना समझौते ने पुरानी व्यवस्था को थोड़े समय के लिए बचाया लेकिन जो जनता थी वो इसकी चेतना को नहीं रोक पाया। तो इसीलिए जो इतिहास है वो हमें दिखाता है कि जब जब जनता बदली जाती है तो व्यवस्था चाहे कितनी भी मजबूत हो वह टिक नहीं पाती। तो सैन्य, कूटनीति और राष्ट्र भावना का संयोजन 19वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलाव के लिए निर्णायक था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कंपेयर द ईयरली लिबरल फेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1718 टू 1792 विद द रेडिशियल जैकोबिन फेज 1792 टू 1795। व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंज यानी जी फ्रांसीसी क्रांति के जो उदारवादी दौर था उसकी तुलना में उग्र जैकोबिन दौर के से
करनी है और इसके बदलाव के कारण भी हमें बताने हैं। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रिफॉर्म्स ऑफ द नेशनल असेंबली बिटवीन 1789 एंड 1791 चेंज फ्रांस, यानी कि 1789 से 1791 के वर्षों में जो नेशनल असेंबली के सुधार थे उसने फ्रांस को किस हद तक बदला, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 emerged in response to social, political and economic inequality, यानी कि स्टूडेंट जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके अनेक कारण थे जिस कारण से वो उभरी थी। तो क्रांति के दो प्रमुख चरण रहे, फर्स्ट हमारा उदारवादी या संवैधानिक दौर जो कि 1789 से 1792 तक चला, सेकंड हमारा जैकोबिन और रोडिशियल फेज जो कि हमारा 1792 से 1795 तक चला। तो उदारवादी दौर में तो मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक सुधार और संवैधानिक व्यवस्था, लेकिन जो जैकोबिन दौर था उसमें मुख्य उद्देश्य था क्रांति का स्वर अधिक कट्टर और हिंसक। तो स्टूडेंट जो ये दोनों ही फेसिस थे ये फ्रांस की राजनीतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था और जनता की भागीदारी पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल गए थे। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लिबरल फेज 1789 टू 1792 यानी कि उदारवादी दौर के बारे में। तो द नेशनल असेंबली एब्लोसिड फ्यूडल प्राइविलेज एंड फ्यूडल टैक्सेस, यानी कि स्टूडेंट जो नेशनल असेंबली थी उसकी स्थापना हुई और उसने फ्यूडल अधिकार और सामंती कर को समाप्त कर दिया। तो इसी के साथ ही जो हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन था जो कि हमारा 1789 में हुई थी, तो इसने भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। तो अब राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हमारा लीगल इक्वालिटी, तो इन ये सभी जो अधिकार थे वे सुनिश्चित होने लगे थे। तो इसी टाइम पर स्टूडेंट जो हमारे जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वे भी बहुत ज्यादा होने लगे, लेकिन इन सभी पर कुछ लिमिटेशंस यानी कि कुछ सीमाएं थी। तो यहाँ पर राजा और कुलीन वर्ग का विरोध किया गया, सामाजिक असमानताएं पूरी तरीके से इस समय समाप्त नहीं हुई थी। तो ये तो हमारा उदारवादी दौर था। उसके बाद आया हमारा जैकोबिन उग्र दौर। तो जैकोबिन उग्र दौर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक एंड एक्सक्यूशन ऑफ किंग लुइस सोलवे, यानी कि जो हमारा लुई सोलवे था उसकी जो फांसी हुई थी उसके बाद से फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई। रोबेस्पियर और जैकोबिन्स के नेतृत्व में आतंकवाद का दौर बढ़ने लगा था। तो विरोधी और असंतुष्टों के खिलाफ भी बहुत ज्यादा कार्रवाई होने लगी। तो रिजल्ट स्टूडेंट इसके यही हुआ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, वायलेंस यानी कि हिंसा बढ़ी, एंड इनकम्प्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिबरल रिफॉर्म्स यानी कि उदारवादी सुधारों का अधूरा कार्यान्वयन इस समय पर हुआ। तो यही था जैकोबिन उग्र दौर। इसके बाद हमारा दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें तो द लिबरल फेज इमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड लिमिटेड मोनार्ची, यानी कि जो उदारवादी दौर का उद्देश्य था वो संवैधानिक सुधार और सीमित राजशाही था, लेकिन जो जैकोबिन दौर था वो क्रांति की रक्षा और विरोधियों का दमन था। तो यहाँ पर जो शासन का स्वर था वो उदारवादी दौर में नेशनल असेंबली था, लेकिन जैकोबिन दौर में गणराज्य और केंद्रीकरण था। तो सामाजिक प्रभाव उदारवादी दौर में कौरानी समझता को नागरिक अधिकार बढ़ाना देता था, लेकिन जो जैकोबिन दौर था उसमें भय, हिंसा और अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था। तो यही था हमारा तुलनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं द ईयरली लिबरल फेजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन focus on reform and constitutional arrangements will the Jacobin phase become more extreme and radical, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति का उदारवादी दौर था वो एक संवैधानिक व्यवस्था था, लेकिन जो जैकोबिन दौर था वो अधिक कट्टर और उग्र था। तो ये जो बदलाव थे ये हमारे आंतरिक रूप से किए गए थे जो कि हमारे युद्ध और राजा एवं कुलीन के वर्ग के विरोध के कारण भी बने। तो नेशनल असेंबली ने सुधार किए, साथ ही जो हमारा जैकोबिन दौर था उसने हिंसक और केंद्रीकृत रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द यूरोपियन यूनियन एंड व्हाई
डिड इट फॉल, यानी कि यूरोप का संघ क्या था और यह असफल क्यों हुआ। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया, व्हाट वर द लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप इन 1848, यानी कि 1848 में यूरोप में क्रांतियों के फैलने के क्या कारण थे, दीर्घकालिक और तात्कालिक दोनों ही हमें बताने हैं। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, आफ्टर द नेपोलियन वॉर्स इन 1815 द कांग्रेस ऑफ वियना अटेम्प्टेड टू रिस्टोर द ओल्ड मोनार्चिकल ऑर्डर एंड द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, यानी कि जब नेपोलियन युद्ध हुआ तो उसके बाद से जो वियना कांग्रेस थी उसने यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था को लाने का प्रयास किया। तो उस समय जर्मनी में 39 स्वतंत्र राज्य को दो शहरी नगरों को मिलाकर यूरोप का संघ बनाया गया और यहीं पर क्रांति की फूट पड़ी, जिन्हें हम जनमानस का वसंत भी कहते हैं। तो ये जो दोनों ही घटनाएं थी स्टूडेंट, ये यूरोप के राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय चेतना के उदय से जुड़ी हुई थी। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे द जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी कि यूरोप के संघ को लेकर। तो एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना देखे तो 1852 टू सिक्योर द जर्मन स्टेट एंड प्रोटेक्ट मोनार्ची, यानी कि जर्मन राज्यों की सुरक्षा और राजशाही के संरक्षण के लिए यूरोप के संघ की स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्य थे मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमोंग स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया प्राशय की शक्ति संतुलन को बनाए रखना। लेकिन इसके कुछ सीमाएं और इसके कुछ असफलताएं भी थी, जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी वाज वीक इन डिसीजन मेकिंग और राज्यों में समानहित और दृष्टिकोण की कमी थी। राष्ट्रीय चेतना और लोकतंत्र की मांगों को दबाया नहीं जा सका। तो इसीलिए स्टूडेंट जो ये संघ था ये राजनीतिक एकीकरण या स्थायी सहयोग में असफल रहा। तो यही था हमारा यूरोप का संघ। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो हमारा आता है द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 यानी कि 1848 की क्रांति। तो इसके जो कारण थे स्टूडेंट, ये मैंने आपको अब से पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें भी बता दिए थे। तो आप एक बार चेक करिएगा, आपके जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने ये कारण बताए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ओनली शॉर्टली बता रहा हूँ, आपको जो डीपली है वो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो तात्कालिक कारण थे खाद्य संकट और महंगाई, औद्योगिक असमानता और बेरोजगारी, राजशाही और अभिजात वर्ग के विरोध। तो ये सभी तो हमारे तात्कालिक कारण थे। दीर्घकालिक कारण में थे हमारे राष्ट्रीय चेतना और लोकतांत्रिक विचारों का उदय हुआ, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रभाव बढ़ा, साथ ही औद्योगिकरण और मध्य वर्ग का विकास होने लगा। तो यही सभी हमारे दीर्घकालिक कारण थे। परिणाम क्या हुआ स्टूडेंट, इसके आउटकम्स यही हुआ कि तत्काल में जो अधिकांश क्रांतियां थी वे असफल रही, लेकिन जो हमारा दीर्घकाल था उसमें उसने नेशनल यूनिटी, लोकतांत्रिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता के लिए आधार तैयार किया। तो यही था स्टूडेंट हमारे परिणाम, यही थी हमारी 1848 की क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम क्या सकते हैं, द जर्मन कॉन्फेडरेशन फेल्ड टू मेंटेन मोनार्चिकल स्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑफ पावर ड्यू टू द डिफरिंग प्रायोरिटीज ऑफ स्टेट्स एंड ग्रोइंग नेशनल कॉन्सिस्टेंस, यानी कि जो यूरोप का संघ था वो संरचना और शक्ति संतुलन को बनाने में असफल रहा, क्योंकि उस समय राज्यों की अलग अलग प्राथमिकताएं बढ़ रही थी। तो 1848 की जो क्रांति थी वो उस समय तो असफल रही, लेकिन उसके जो प्रभाव थे, उसके जो कारण थे वे बहुत ही दीर्घकालिक पड़े। तो इसीलिए हम दोनों कह सकते हैं कि जो ये दोनों घटनाएं, ये राजनीतिक संगठन और सामाजिक चेतना के बिना स्थायी सुधार और एकता संभव नहीं है, इस बारे में ही हमें बताती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ब्राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। तो आपको ये क्वेश्चंस देख लेना है, आपको ये किसी तरीके से कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम आतंक का शासन, यूरोपीय संघ, डायरेक्टरी, इन सभी के बारे में टिप्पणी लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का शासन को लेकर। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो था 1793 से 1794 और जैकोबिन के नेतृत्व में हमारे आतंक का शासन बढ़ा था। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था टू डिफेंड द रेवोल्यूशन एंड सुप्रेस ओपोनेंट्स, यानी कि क्रांति की रक्षा और विरोधियों को दबाना, ये इसका उद्देश्य था। प्रमुख घटनाएं अगर इस समय की हम देखें तो जैसे कि लुईस होल्वे को फांसी दी गई, राजनीतिक विरोधियों को सजा दी गई, कट्टर कठोर नीतियां बनाई गई। तो ये सभी हमारे आतंक के शासन के कुछ प्रमुख घटनाएं थे।
परिणाम क्या हुआ स्टूडेंट इनका? परिणाम यही हुआ कि जनता में भय का माहौल फैल गया, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ा, लेकिन जो क्रांति के उद्देश्य थे उनकी इन्होंने सुरक्षा करी। तो यही सभी था हमारे आतंक का शासन। इसके बाद सेकंड हमारा आता है यूरोपियन यूनियन यानी कि कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। तो स्टूडेंट इसकी जो स्थापना थी वो 1815 में हुई थी वियना कांग्रेस के बाद। इसका उद्देश्य था मेंटेन पीस इन यूरोप और शक्ति संतुलन और पुरानी राजशाही का संरक्षण। इसमें मेजर मेंबर थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया और रसिया। तो स्टूडेंट इसकी आलोचना अगर हम देखें तो इसको निर्णय लेने में कमजोर केंद्रीय शक्ति के रूप में देखा गया। राष्ट्र चेतना और लोकतांत्रिक आंदोलन के दबाव के कारण ये भी असफल रही। तो यही था हमारा यूरोपीय संघ। इसके बाद थर्ड हमारा आया डायरेक्टरी, जो कि हमारी 1795 से 1799 तक चली और ये फ्रांसीसी क्रांति का एक सरकारी चरण था। तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, यानी कि 5 सदस्य कार्यकाली परिषद थी, उसको डायरेक्टरी कहा गया, जिसका उद्देश्य था जैकोबिन शासन के बाद स्थिरता और उदारवादी सुधार को लाना। तो स्टूडेंट इसके जो लिमिटेशन थे जैसे कि करप्शन हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक एंड आर्मी हो गया, तो ये सभी इसके कुछ सीमाएं थे। इसका परिणाम यही हुआ कि स्थिर शासन नहीं हो पाया और नेपोलियन के तख्ता पलट यानी कि 1799 के माध्यम से ये समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट यही था हमारा डायरेक्टरी, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपके डी सोल के एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो आप फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।